हेलो बच्चों, दिस साइड नाजनीन। वेलकम टू माय क्लास नाज क्लासेस। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का चैप्टर नंबर 1। आपने पार्ट 1 देखा ही होगा, ये पार्ट 2 है। आज हम कोल्ड वॉर एरा के कुछ और नए टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है वो है द इमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स, यानी कि दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। Two power blocks came into existence after the Second World War. The United States of America and Soviet Union became two superpower. They tried to dominate over their countries in their own way. जो दोनों महाशक्तियाँ विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव का दायरा जो है वो बढ़ाने पे तुली हुई थी। दुनिया दो गुटों के बीच में स्पष्ट रूप से बढ़ चुकी थी। ऐसे में किसी भी कंट्री के लिए एक रास्ता ये था कि या तो वो अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक महाशक्ति के साथ जुड़ जाए या दूसरी महाशक्ति या उसके गुट के देशों के प्रभाव से वो बच सके। यानी कि विश्व का जो स्टेज था उस पर हम देख रहे थे कि दो सुपर पावर खड़े थे। आप लोग का एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपके स्कूल में या कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होते हैं कि एक तरीके के विचारधारा के लोग होते नहीं हैं। हर इंसान की अपनी सोच होती है, अपनी समझ होती है, वो उस तरीके से और उस पर्सन को अपनी जो आइडियोलॉजी होती है वो बेस्ट लगती है। तो आपने अपने स्कूलों में भी देखा होगा कि आपके स्कूल में भी 2 या 3 ग्रुप होंगे। में भी आपका और आपके फ्रेंड्स का अपना एक ग्रुप होगा और आपके भी किसी न किसी ग्रुप के साथ राइवलरीज चलती होगी। तो अब क्या करते हैं, बाकी जो अदर बच्चे होते हैं उनको कोई ना कोई डोमिनेट करता रहता है। जैसे शरारती बच्चे होते हैं, उनका एक अलग ग्रुप होता है, पढ़ने लिखने वाले बच्चों का एक अलग ग्रुप होता है। बाकी जो अदर बच्चे बच जाते हैं वो फिर ये सोचते हैं कि मैं किन बच्चों में जाऊं। जो थोड़े से कमज़ोर या वीक होते हैं वो सोचते हैं मैं थोड़े से शरारती बच्चों के साथ रहूँगा तो मैं थोड़ा अपने आप को सेफ समझूंगा। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि नहीं, मुझे पढ़ने लिखने वाले बच्चों के साथ रहना चाहिए ताकि मेरी नॉलेज ज़्यादा बढ़ सके, वो इजाफा हो सके उनकी नॉलेज में। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे भी हम देखते हैं कि कोल्ड वॉर एरा जो चल रहा था उस टाइम पे भी यही चीज़ हुआ कि दोनों जो सुपर पावर थे, अमेरिका और यूएसएसआर, अब इनके पास इतनी पावर थी, ये तो पूरे वर्ल्ड से छुपी हुई नहीं थी। इस वजह से क्या हो रहा था कि जो बाकी जो कंट्री थी वो उसमें से एक होड़ लगी हुई थी। अमेरिका अपने आप को वहाँ दिखा रहा था कि भाई मैं ज़्यादा सुपर पावर हूँ, यूएसएसआर अपने आप को दिखा रहा था। जिस तरीके से इलेक्शन में होता है कि हर पार्टी अपने आप को एक प्रेजेंट करती है कि मैं बेहतर काम कर सकता हूँ, तो उस तरीके से तो बाकी जो अदर कंट्रीज़ थी वो भी क्या कर रही थी, धीरे धीरे किसी न किसी या तो अमेरिका या तो यूएसएसआर को फॉलो करने की कोशिश कर रही थी या उनके साथ। वो इसलिए भी कर रही थी कि जैसे जो कमज़ोर कंट्री है, जिसका फाइनेंशियल ठीक नहीं है या जिसके पास बहुत दबी हुई कंट्री है, डेवलप्ड नहीं है वो पूरी तरीके से, है ना, तो वो क्या करेगी, उसको तो ऐसा सोर्सेस ऑफ इनकम भी चाहिए, उसको एक सिक्योरिटी चाहिए वर्ल्ड में अपने आप को स्टैंड करने के लिए। तो वैसी कंट्री क्या कर रही थी, या तो वो अमेरिका के सपोर्ट में जा रही थी या यूएसएसआर के सपोर्ट में जा रही थी। तो इस तरीके से दो ब्लॉक्स नज़र आ रहे थे वर्ल्ड के मैप में कि एक तरफ है यूएसएसआर और एक तरफ है यूएसए। तो यहीं पे क्या होता है कि द फर्स्ट डिवीजन टुक प्लेस इन यूरोप। मोस्ट कंट्रीज ऑफ वेस्टर्न यूरोप लाइक ब्रिटेन, स्पेन, इटली, फ्रांस, नॉर्वे, वेस्टर्न जर्मनी एंड बेल्जियम साइड विद द यूएस एंड दस केम टू बी नोन एज द वेस्टर्न अलायंस। वेस्टर्न अलायंस यानी पश्चिमी गठबंधन जिसको हम कहते हैं। तो पश्चिमी यूरोप के जितने भी देश थे, आप वर्ल्ड मैप देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि जो पश्चिमी यूरोप पड़ता है उस साइड के जितने भी देश थे लगभग उन्होंने अपना एक समूह बना लिया था और उस समूह का नाम दिया था उन्होंने वेस्टर्न अलायंस या
पश्चिमी गठबंधन। इस जो पश्चिम वेस्टर्न अलायंस थे, इसमें जो कंट्रीज थी वो थी ब्रिटेन, नॉर्वे, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली और बेल्जियम। ये सारे किसको सपोर्ट कर रहे थे? ये सारे अमेरिका को सपोर्ट कर रहे थे। और इन लोगों ने अपने ग्रुप का जो नाम बनाया वो बनाया वेस्टर्न अलायंस। ये वेस्टर्न अलायंस कहलाए। ठीक उसके विपरीत द कंट्रीज ऑफ द ईस्टर्न यूरोप ज्वाइंड द सोवियत कैंप एंड केम टू बी नोन एज द ईस्टर्न अलायंस। ठीक क्या हुआ? पश्चिमी जो गठबंधन है उसके बिल्कुल विपरीत क्या बना? ईस्टर्न अलायंस यानी पूर्वी गठबंधन। पूर्वी गठबंधन यानी कि यहाँ यूरोप, जो वेस्ट यूरोप था वो सपोर्ट कर रहा था यूएस का, और जो ईस्ट यूरोप था जिसमें अधिकार जो देश थे वो थे पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया। तो ये सारे जो थे वो सोवियत कैंप को सपोर्ट कर रहे थे, यानी यूएसएसआर को सपोर्ट कर रहे थे। तो इनको कहा गया पूर्वी गठबंधन यानी ईस्टर्न अलायंस। अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो है नाटो, NATO, नाटो। व्हाट इज द नाटो? ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसको कहा गया है। अब ये क्या है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन? द वेस्टर्न अलायंस फॉर्म्ड इटसेल्फ इनटू द ऑर्गेनाइजेशन द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन अप्रैल 1949 विथ 12 स्टेट्स। क्या होता है कि जो वेस्टर्न अलायंस है यानी पश्चिमी गठबंधन है, उसने अपने आप को एक संगठन का रूप दे दिया। ठीक है, अब तक तो क्या था कि ये जितनी भी कंट्रीज थी, जो वेस्टर्न अलायंस में जो कंट्रीज थी, ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रही थी, एक दूसरे के प्रति थी, पर वो किसी रूल एंड रेगुलेशन में बंधी हुई नहीं थी, किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं बंधी हुई थी। लेकिन इन लोगों ने धीरे धीरे सोचा, इन सारी कंट्री ने, कि हम अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और तब काम हो। देखो बेटा, जब काम कैसे होता है कि जब आप संगठित होते हो। अब संगठित होने का मतलब कि जैसे अगर मान लो कि मैं आप 10-20 बच्चे, मतलब मैं जैसे ट्यूशन पढ़ा रही हूँ, आपको ऑनलाइन भी पढ़ा रही हूँ, तो आज तो फैसिलिटी है कि हम ऑनलाइन पढ़ते हैं, लेकिन जैसे अब स्कूल है तो स्कूल में अगर टीचर हैं तो वो इकट्ठे एक साथ 40 बच्चों को पढ़ाती हैं, है ना। और सिर्फ एक क्लास में 40 बच्चे होते हैं, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, यानी आपका जो पूरा स्कूल है, मे बी उसमें 2000 प्लस बच्चे होते हैं, तो ये एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन है जो उतने सारे बच्चों को क्या दे रहा है? एक शिक्षा प्रदान कर रहा है। उसके अपने एक रूल एंड रेगुलेशन होते हैं और फिर वो उस तरीके से काम करता है और परफॉर्मेंस कर पाता है। और शायद यही कारण है कि अगर आप किसी स्कूल से जुड़े हुए हैं तो आपके अंदर बहुत सारे जो है ना, मतलब जो आपके टैलेंट है उसको स्कूल देखता है, सब कुछ करता है। तो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। अकेले, कहते एक कहावत भी है कि अकेले चना जो होता है वो भाड़ नहीं फोड़ता। तो अकेले अकेले रह के कुछ भी नहीं हो सकता। जब आप इकट्ठे होते हो तो आप किसी भी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो। तो इसीलिए ऑर्गेनाइज्ड होना अपने आप में बहुत अच्छी बात होती है। तो जितने भी वेस्टर्न अलायंस कंट्रीज थी, उन्होंने भी सोचा कि अभी तक तो हम अलग अलग हैं, तो हम ऐसा करते हैं, जब हमारी आइडियोलॉजी सेम है, सब कुछ सेम है, तो क्यों नहीं हम अपने आप को एक ऑर्गेनाइज्ड कर लेते हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन सारी कंट्रियों ने मिलकर अपने आप को एक संगठन का, एक ऑर्गेनाइजेशन का रूप दिया। और ये रूप उन्होंने कब दिया? अप्रैल 1949 में दिया, जिसको नाम दिया गया नाटो, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, या उसको हम हिंदी में कहेंगे उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, राइट। The NATO declared that the armed attack on any one of them in Europe or North America would be regarded as an attack on all of them. क्या था? इस संगठन ने ये घोषणा की, ये चीज़ बताई गई संगठन ने कि जो आपको नॉर्थ अमेरिका है और यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के जो भी देश, इस देश पर अगर हमला होता है, यानी कि जो वेस्टर्न अलायंस जो कंट्रीज़ हैं, तो अगर इन पर किसी दूसरी कंट्री ने अगर उस पर हमला किया तो
वो कंट्री जो इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल है, अगर किसी दूसरी कंट्री ने इस पर हमला किया तो ये केवल जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं कि मान लीजिए कि वेस्टर्न अलायंस यानी नाटो में कौन कौन शामिल है, ब्रिटेन है, नॉर्वे है, फ्रांस है, वेस्ट जर्मनी है, स्पेन है, इटली है। तो अगर इनमें से जैसे इटली है, इटली के ऊपर अगर जो आपको ये ईस्ट जर्मनी है वो अगर उस पर हमला करती है तो ईस्ट जर्मनी किसको सपोर्ट करिए, वो यूएसएसआर को सपोर्ट करिए। अगर ईस्ट जर्मनी जो है वो इटली पे अगर अटैक कर रही है तो ये केवल इटली का मामला नहीं होगा, ये पूरी नाटो ऑर्गेनाइजेशन का मामला होगा, मतलब कि ये वेस्टर्न अलायंस का मामला होगा। इसका मतलब है कि अगर इटली पे हमला हो रहा है तो वो हमला सिर्फ इटली पे नहीं होके वो हमला स्पेन पे भी है, वो ब्रिटेन पे भी है, फ्रांस पे भी है। यहाँ क्या हुआ कि अब ये सारे संगठित हो गए, एक हो गए। यानी इसमें ये कहा गया कि अगर इटली में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई अटैक करता है या कोई एपिडेमिक आती है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है, फाइनेंशियली हो, पॉलिटिकली हो या इस तरीके का अटैक वगैरह हो जो वॉर कहते हैं, तो जो बाकी उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन की दूसरे मेंबर्स हैं वो उस कंट्री को फुली सपोर्ट करेंगे। ये जो बनाने का नाटो जो उन्होंने बनाया, इसका मेनली जो उद्देश्य था नाटो बनाने का, तो कि अमेरिका ये चाहता था कि विश्व में जो डेमोक्रेसी है वो पूरी तरीके से आना चाहिए। जैसे आपको पहले भी मैंने बताया कि अमेरिका की जो आइडियोलॉजी ही रही है वो लिबरल डेमोक्रेसी रही है, क्योंकि देखो सब पढ़ेंगे, सब बढ़ेंगे तभी देश बढ़ेगा। अभी आपने मोदी जी का सुना भी है, पढ़ो इंडिया बढ़ो इंडिया, है ना। तो उसी तरीके से ये चीज़ अमेरिका पहले ही लेके आया था कि लिबरल होना चाहिए, गवर्नमेंट को लिबरल होना चाहिए, सबको काम करने का, सबको अपने टैलेंट दिखाने का, सबको अवसर प्रदान करना चाहिए। मतलब कि जिसकी जितनी क्षमता हो वो उस अनुसार अपने काम को करने में स्वतंत्र होना चाहिए, बट लीगली, नॉट इलीगल। ओके, अब क्या हुआ कि अब देखिए आप, जो हम कहते हैं कि कोल्ड वॉर, तो क्या था कि अब अमेरिका ने तो अपनी टीम को लेके एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली। जब ऑर्गेनाइजेशन बना ली तो ये चीज़ जो है हमारे यूएसएसआर को हजम ही नहीं हो रहा है। उसने सोचा भाई उसने बना लिया तो हम क्यों पीछे रहे, हम भी बना लेते हैं। तो उसने बनाया वार्शो पैक्ट, जिसको हम वारसा संधि बोलते हैं। The Eastern Alliance, also known as the Warsaw Pact, was led by the Soviet Union. It was established in 1955. Its principal function was to काउंटर नाटोज फोर्स इन यूरोप। अब यहाँ देखिए कि वार्शो पैक्ट का यानी ईस्टर्न अलायंस का मेन जो प्रिंसिपल है, मेन जो फंक्शन है वो किस तरीके का फंक्शन है, यानी कि सोवियत यूनियन जो है वो और जो उसकी जो टीम है यानी कि ईस्टर्न अलायंस जो टीम है वो भी अपने आप को एक ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट करती है और जिसको कहा गया वार्शो पैक्ट या वर्सा संधि। ये उन्होंने स्थापना इसकी कब की, 1955 में इसकी स्थापना की। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका मुख्य काम क्या था कि नाटो के तहत जो देश शामिल हैं उसका यूरोप में मुकाबला करना। यानी आपको पता है यहाँ क्या हो गया, एक तरफ यूएसएसआर है और दूसरी तरफ अमेरिका है और इन दोनों के बीच में है यूरोप। यूरोप जो वेस्टर्न की तरफ का पार्ट है वो अमेरिका को सपोर्ट कर रहा है और जो ईस्टर्न की तरफ पार्ट है वो कहाँ जा रहा है, आपको यूएसएसआर की तरफ जा रहा है। तो ये बिल्कुल क्या हो रहा है, रस्सा कस्सी वाला जो खेल होता है ना, वो उस तरीके का एक मुकाबला हो रहा है। तो वार्शो पैक्ट का मेनली काम क्या था, वो नाटो के हर कंट्री पे नजर रखता था कौन क्या कर रहा है, या वो जो काम करती थी उसका मतलब क्रिटिसाइज करना, है ना, इस तरीके का वो काम करना शुरू कर दिया था। अब आगे क्या हुआ, अमेरिका जो है केवल वेस्टर्न अलायंस को साथ में लेके ही उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाई। अमेरिका देखिए लालच बहुत बुरी बला होती है, ये तो आप सब भी जानते हो। अब उसने पूरा वेस्टर्न यूरोप को तो उसने कवर कर लिया, लेकिन अभी भी बहुत सारे जैसे साउथ ईस्ट एशिया वगैरह और वेस्ट एशिया ये सब बाकी थे।
तो अब अमेरिका ने ये सोचा कि मुझे तो पूरे उसका एक था ही, डोमिनेट करना था उसको, यानी अपना वर्चस्व तो अमेरिका को दिखाना था कि मैं मतलब सबसे बड़ा सुपर पावर हूँ। और यहाँ पे एक होड़ भी लगी हुई थी कि हाँ, इस बात की कि मेरे खेमे में कितनी कंट्रीज आ रही हैं। तो जैसे ही उसने अमेरिका ने वेस्टर्न अलायंस बनाया, नाटो का निर्माण किया, देन उसके बाद अमेरिका ने मूव किया किस साइड, वेस्ट एशिया, यानी जिसको हम मिडिल ईस्ट के नाम से जानते हैं, है ना। और यहाँ पे भी यूनाइटेड स्टेट ने अपनी जो अलायंस सिस्टम थी उसको बिल्ड किया, और वहाँ पे जो उसकी अलायंस सिस्टम है उसका नाम रखा उसने साउथ ईस्ट एशियन, यानी कि सीटो बोलते हैं, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद एक जो बिल्कुल सेंट्रल एशिया है वहाँ पे उन्होंने अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई उसको बनाया उन्होंने सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी सेंटो, सीटो और सेंटो का ही बनाया। तो इस तरीके से अमेरिका ने लगभग पूरे वर्ल्ड में अपनी अलायंस जो है, अलायंस सिस्टम को स्थापित कर दिया था। ठीक बिल्कुल कह सकते हैं वैसे ही जैसे हमारी इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन जिस तरीके से उन्होंने कंट्री को कोलोनाइज्ड किया था, उस टाइम पे कोलोनाइज सिस्टम था। खैर उनका सिस्टम अलग था, वो अलग चीज़ था, वो तो हुकूमत करते थे। जो ब्रिटेन थी वो अगर किसी को कोलोनाइज्ड करते थे तो उसका मतलब था कि वो वहाँ पे अपना रूल एंड रेगुलेशन लागू कर रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर वो चीज़ तो नहीं थी कि हम कोलोनाइज्ड नहीं कर रहा था, अमेरिका कोलोनाइज नहीं कर रहा था, लेकिन अपने फेवर में लोगों को कर रहा था। अब वो कैसे फेवर में कर रहा था कि अब क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही फिनिश होता है तो जितनी भी कॉलोनाइज्ड कंट्री थी, जितनी भी नहीं मतलब धीरे धीरे जितनी भी कॉलोनाइज्ड कंट्रीज थी वो धीरे धीरे अपने आप को डीकोलोनाइज्ड करना शुरू कर दी, है ना, अपनी आज़ादी के लिए फाइट करना शुरू की और वो आज़ाद भी हो गई। तो बहुत सारी इंडिपेंडेंट जो कंट्रीज थी वो मतलब फ्री हुई और वर्ल्ड में सामने आई। अब जब वो एक्चुअली में जब देखो जैसे हमारा इंडिया है, हम भी जब आज़ाद हुए तो हमारे पास क्या था, एक ज़मीन का टुकड़ा और चंद लोग बस, और उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं, आंखों में सपने। लेकिन ना तो हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी थी, ना हमारे पास कोई सिस्टम था, ना टेक्नोलॉजी थी, ना कुछ था, हमें सब कुछ खुद डेवलप करना था, जिसके बारे में हम सेकंड बुक में पढ़ेंगे ही सारी चीज़ें कि हमने हमारा नेशन किस तरीके से बिल्ड हुआ है ना। तो ठीक उसी तरीके से वर्ल्ड में और भी बहुत सारी कंट्री थी, जैसे कहा गया कि ब्रिटेन 81 कंट्रीज पर को कॉलोनाइज्ड किया हुआ था उस टाइम में, इसीलिए कहा जाता था कि ब्रिटेन में कभी सूरज जो है वो अस्त ही नहीं होता है ना। तो खैर उनका जो सोच था ब्रिटेन का वो बिल्कुल डिफरेंट था, यहाँ अमेरिका की सोच अलग है, लेकिन कर तो वो वही रहा था। अब उसने सोचा कि मैंने वेस्टर्न अलायंस बना लिया, नाटो बना लिया, यानी कि यूरोप जो कॉन्टिनेंट है उस पर मेरा वहाँ पर मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हो गए हैं, है ना, कि जो मैं कहूँगा वो उस बात को फेवर करेंगे। तो अब मैं कहाँ मूव करता हूँ, अब मैं थोड़ा सा साउथ ईस्ट एशिया की तरफ मूव करता हूँ। तो वहाँ उधर उन्होंने मूव किया, तो उन्होंने साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे बना ली। फिर अमेरिका ने सोचा कि मैं अब वेस्ट एशिया यानी कि मिडिल ईस्ट सेंट्रल पार्ट जो है एशिया का, वहाँ पे मूव करता हूँ, वहाँ पे अपनी अलायंस बनाऊंगा। तो उसने वहाँ पे सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी सेंटो का निर्माण कर दिया। तो इस तरीके से ये अपनी दोस्ती का पूरा जाल जो है अमेरिका बुनता चला जा रहा था, है ना। और यहाँ पर जो कुछ जो स्मॉलर कंट्री जो अभी जस्ट मतलब फ्रीडम जिनको मिला था, है ना, वो भी क्या कर रहे थे एज अ सिक्योरिटी, क्योंकि उनके पास अपने आप को डेवलप करने के लिए पैसे नहीं थे, सिस्टम नहीं था, है ना, पावर नहीं था, और उनको डर भी था कि अभी तो हम कमज़ोर हैं, हो सकता है जो पड़ोसी कंट्री है वो हम पे दोबारा अटैक कर ले और फिर हम उनके गुलाम ना हो जाए। इसीलिए वो डर के मारे क्या कर रहे थे कि वो दोनों में जो दो सुपर पावर्स हैं अमेरिका और यूएसएसआर, उन दोनों में से किसी एक को चूज करते चले जा रहे थे। तो ये उनका मेन कारण था। तो सुपर पावर जो थे उसका क्या मतलब मेन मोटो था
क्या रीज़न था कि सुपर पावर जो है वो उन छोटी जो कंट्रीज़ है जो अभी अभी इंडिपेंडेंट हुई है ना, या उसको वो क्यों अप्रोच कर रहे थे, तो उनको क्यों अप्रोच कर रहे थे? इसका मेन कारण ये था कि जो सुपर पावर्स थे वो ये देख रहे थे और उन कंट्री को अप्रोच कर रहे थे जिन कंट्री में वाइटल रिसोर्सेज था, जैसे ऑयल हो, मिनरल्स हो, ऐसा लोकेशन जहाँ पे वो अपने स्पाई या वेपन लॉन्चिंग कर सके, इस तरीके से, है ना। तो इनका मेनली और बहुत क्या कारण था कि पहला तो था कि रिसोर्सेज जैसे ऑयल और आपको मिनरल्स की उनको मिल जाती। अगर मान लीजिए कि जैसे कि हमारा इंडिया है, हमारे इंडिया में लॉट्स ऑफ रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस की तो कमी नहीं है ना। तो अगर हम जस्ट लाइक अगर से सोचा जाए कि अगर हमारी दोस्ती अमेरिका से है तो अमेरिका हमसे जब मांगेगा तो हम उसको क्या करेंगे, एज अ फ्रेंड या हम उसको देते ही हैं आपको। जैसे अभी हाल फिलहाल में ही क्या हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि आप मतलब वो जो मलेरिया का जो दवाई का नाम मुझे ध्यान नहीं है, वो आप सप्लाई करो, आप नहीं करोगे तो करेंगे। तो फिर क्या हुआ, इंडियन गवर्नमेंट को सप्लाई करना पड़ा ना, क्योंकि वो सुपर पावर है ना। अगर अमेरिका ने यहाँ से सारी कंपनी हटा ली अपनी तो फिर हमारा क्या होगा, ठीक है। क्योंकि अभी हमें ज़रूरत भी है, अभी लॉकडाउन चल रहा है, क्योंकि लॉकडाउन खुलने के बाद जो यहाँ पे सिनेरियो होगा हमारे इंडिया का, वो बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो उस हिसाब से तो एमएनसी कंपनीज का होना बहुत लाजमी है, और अगर अमेरिका ने हाथ खींच लिया तो फिर क्या होगा, है ना। तो देखो ऐसा है कि आज के टाइम पे सबको मिलजुल के थोड़ा बहुत बर्दाश्त करके चलना ही पड़ता है, ठीक है। उसका फ़ायदा उठा रहे थे वो अपना। उसके बाद उन्होंने जैसे मैंने कहा कि वो लोकेशन एक ट्राई करते थे कि किस लोकेशन पे वो अपने हथियार या अपने सेना जो है, जो उनकी आर्मी है, उसको वहाँ रखे, या जो वेपन्स होते हैं उसको टेस्टिंग कैसे करें। जैसे अमेरिका के ज़्यादातर जो वेपन्स होते थे वो कहाँ टेस्टिंग होते थे, वो अफ़गानिस्तान में टेस्टिंग होते थे, है ना। पूरा सारा कुछ, क्योंकि वहाँ पूरा रेगिस्तान बिल्कुल बंजर भूमि है और बहुत छोटा सा कबीलाई इलाका है अफ़गानिस्तान। तो वहाँ के लोगों को मतलब वहाँ पे जाके वहाँ पे उन्होंने ज़्यादा टेस्टिंग करना शुरू किया। फिर आर्थिक मदद करते थे। अच्छा, वो उनको लालच क्या देते थे, उनकी मतलब फाइनेंशियली हेल्प किया करते थे, है ना। उसके बाद क्या था कि उनकी आइडियोलॉजीज़, यानी कि जो उस देश में मतलब आइडियोलॉजीज़ जो है, जैसे अमेरिका की आइडियोलॉजी है लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म। तो पूंजीवाद किसको नहीं अच्छा लगता कि हमारी अपनी मतलब खुद का मेरा अपना घर हो, फलाना, मतलब हम तरक्की करें। सबको पसंद आता है कि हम तरक्की करें, है ना। तो जब सिर्फ मैं तरक्की करूँ, ये कहाँ पर आएगा, ये कैपिटलिज्म में आएगा। हम तरक्की करें वो कहाँ आएगा, वो सोशलिज्म में आएगा। लेकिन यहाँ तो मैं तरक्की करूँ, क्योंकि जब मैं तरक्की करूँगा, मेरी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी होगी, तभी तो मेरा फैमिली तरक्की कर पाएगी, है ना। अगर मैं पढ़ी लिखी हूँ तो ही मेरे बच्चे पढ़े लिखे होंगे, ऐसा मतलब ये नहीं कह रही कि नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं अगर पढ़ी लिखी हूँ तो मैं अपने बच्चों को ज़्यादा बेटर एजुकेट कर सकती हूँ, है ना। और जब वो उसको बेटर एजुकेशन दूंगी तो वो जाहिर सी बात है कि वो आगे जाके अपनी जो उसकी आगे की जनरेशन होगी वो उसको अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करवाएगा। तो ये इस तरीके से चलता है। तो जो सुपर पावर्स थे वो बेसिकली अपने फ़ायदे के लिए, जो ये छोटी छोटी जो कंट्रीज़ थी जो तुरंत में ही इंडिपेंडेंट हुई थी, इन कंट्रीज़ के पीछे पड़ गए। क्यों? उनके रिसोर्सेज के लिए, है ना, अपने फ़ायदों के लिए वो उनके पीछे पड़ गए। और इसी दौरान मतलब जो थे वो काफ़ी मतलब आमने सामने में भी आके खड़े हो गए। नाउ अब हम आते हैं अरेनाज ऑफ द कोल्ड वॉर। अरेनाज ऑफ द कोल्ड वॉर, मतलब जो शीत युद्ध है, कोल्ड वॉर है, उसके क्या क्या दायरे रहे हैं। द अरेना ऑफ द कोल्ड वॉर रेफर टू एरियाज वर क्राइसिस एंड वॉर ऑकर्ड और थ्रेटेंड टू ऑकर बिटवीन द अलायंस सिस्टम बट डिड नॉट क्रॉस सर्टेन लिमिट्स। क्या था भाई कि ऐसे सिचुएशन, ऐसा एक मोड़ आता था कि जो भी अलायंस सिस्टम थे
दोनों सुपर पावर्स के जो अलायंस सिस्टम थे वो आमने सामने ऐसे आके खड़े हो जाते थे कि अब जो है कि शायद वॉर छिड़ ही जाती थी थोड़ी बहुत, लेकिन एक मतलब सर्टेन लिमिट्स होती थी वहाँ पे, उसके आगे वो जा नहीं पाते थे। तो इस तरीके का जैसे कि आपने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को देखा, वो भी क्या था, वो भी अरेना था कोल्ड वॉर का, है ना, कि होते होते रुक गया 1962 में। उससे पहले एक और हुआ था आपको, जिसमें टू सुपर पावर्स पोज्ड फॉर डायरेक्ट एनकाउंटर इन कोरिया। कोरिया में भी हुआ, जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया बढ़ गया 1952-53 में ये हुआ। बर्लिन में वॉर हुआ 1958 एंड 262, द कॉन्गो 1960 में। तो इस तरीके सेवरल प्लेसेस में बहुत सारे ऐसे मतलब हुए जहाँ पे कि ऐसा लगा कि अब जो है वो शूटिंग वॉर मतलब हो जाएगी, बट स्टिल वो मतलब लोगों ने दोनों अलायंसेस ने अपने लिमिट्स को क्रॉस नहीं किया और बातचीत के जरिए ही फिर मसले को सुलझा लिया, है ना। तो जब कोल्ड वॉर के जब हो रहा था उसी दौरान बाद में फिर जो दोनों सुपर पावर्स हैं उन लोगों ने ये इस चीज़ को बहुत गहराई से सोचा और विचारा कि अगर मतलब क्या है कि हम अपनी अपनी ज़रूरतों के लिए वो छोटे छोटे देशों को मतलब लाभ हानि से जोड़ना शुरू कर दिए थे, है ना। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, सोचा कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, मतलब हम इतनी लड़ाई नहीं कर सकते हैं, इस तरीके से तो पूरा देश ही क्या पूरा वर्ल्ड एक मतलब युद्ध का क्षेत्र बन जाएगा। तो उसके बाद इन दोनों महाशक्तियों ने, जो दोनों सुपर पावर्स थे, इन लोगों ने एक ऐसा मतलब ये किया, एक ऐसा सॉल्यूशन निकाला जिसको हम कहते हैं सैन्य संधि संगठन इन लोगों ने स्टार्ट कर लिया, जिसको हम कहते हैं कि दोनों ने एक लिमिटिंग और इलिमिटिंग सर्टेन काइंड ऑफ न्यूक्लियर एंड नॉन न्यूक्लियर वेपन्स, उन्होंने एक कोलैबोरेशन किया कि जिसमें हम जो न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर वेपन्स होंगे उसको हम लिमिट रूप में उसकी टेस्टिंग करेंगे या उसको हम अपने पास रखेंगे। किस तरीके से, तो द two sides signed there a significant agreement within a decade there are, उन्होंने एक ही डेकेड में मतलब बहुत सारे जो संधि समझौते थे साइन किए एग्रीमेंट, जिसमें 3 एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है। फर्स्ट है LTBT, है ना, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, और दूसरी जो संधि जिसको हम हिंदी में ऐसे कहेंगे कि परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, यानी कि लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, यानी कि आपको लिमिट के अनुसार जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसका जो यूज़ करना है, उसकी जो टेस्टिंग करनी है उन वेपन की, वो आप लिमिटेड रूप में कर लेंगे, ठीक है। दूसरी जो ट्रीटी दोनों सुपर पावर के बीच में साइन हुई थी वो थी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफ्रेक्शन ट्रीटी, NPT, यानी कि परमाणु अप्रसार संधि। और दूसरा लास्ट है एंटी ब्लास्टिक मिसाइल ट्रीटी, ABMT, यानी परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसंध संधि, कि किस तरीके से आप कब कहाँ किस तरीके से आप उसको टेस्ट कर पाएंगे, ज़मीन में करेंगे या अंतरिक्ष में करेंगे या पानी में करेंगे, इस तरीके से। इतना होने के बावजूद भी अमेरिका और जो USSR थे, इन दोनों के सामने बहुत सारे चैलेंजेस भी आए। तो थोड़ा सा हम इनके चैलेंज को देखते हैं कि क्या चैलेंज था। कि अमेरिका मतलब अमेरिकन के सामने USSR से बहुत कम मतलब चैलेंजेस थे, क्योंकि जापान पर परमाणु हमले के बाद विश्व में जो पॉलिटिकल जो माहौल था, अमेरिका का दबदबा जो था वो बढ़ गया था और USSR का जो दबदबा था वो थोड़ा सा मतलब शांत पड़ गया था, उसको थोड़ा सा टाइम लग रहा था अपना प्रभुत्व स्थापित करने में। दोनों जो सुपर पावर थे, दोनों सेकेंड वर्ल्ड वार में विजयी टीम में ही थे, अलाइड फोर्सेस में ही दोनों थे, पर जो अमेरिका का जो कम्युनिकेशन था और उसकी जो टेक्नोलॉजी थी वो USSR से काफ़ी आगे निकल चुका था, क्योंकि USSR जो था वो अपना जो रिसोर्स था उसको वो खुद ही उपयोग करता था, और जिस कारण क्या था कि वो फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली जो था वो अमेरिका से थोड़ा सा
पीछे रह गया था। वो ज़्यादा शो ऑफ नहीं करता था, ज़्यादा जैसे अमेरिका के इतने सारे मतलब अलायंस थे, यूएसएसआर के उतने ज़्यादा नहीं थे। उसकी जितनी जो पूरा यूएसएसआर था वो जो बिजनेस भी करता था, व्यापार भी करता था, तो वो अपनी ही कंट्री के अंदर ही अंदर करता था। वो बाहर वर्ल्ड से मतलब नहीं करता था सारी चीज़, मतलब व्यापार नहीं करता था। जितने भी अमेरिकी राज्य थे वो सोवियत संघ की तुलना में बहुत ज़्यादा क्या थे, समृद्ध थे। किस तरीके से? क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे क्या था, हर किसी को, अमेरिका की आइडियोलॉजी रही है कि हर किसी को सेल्फ डेवलपमेंट करने का मौका मिलता है। लेकिन जो यूएसएसआर था वहाँ पर ऐसा नहीं था। वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो था वो जो रशिया थी वही सबसे डेवलप जो था वो स्टेट था वहाँ का, और वो ही क्या करता था, बाकी और जो मतलब स्टेट थे यूएसएसआर के, उसको वो फाइनेंशियली सपोर्ट करता था। ठीक है। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या था कि जो न्यूक्लियर वेपन्स थे और भी जो सारे वेपन्स थे, तो यूएसएसआर बेसिकली अपना जो भी इकोनॉमी होता था उसको वो किस में खर्च कर रहा था, वो न्यूक्लियर वेपन बनाने में खर्च कर रहा था। इस कारण क्या था, उसकी जो और दूसरी डेवलपमेंट थी वो कहीं ना कहीं रुक गई थी। यही देखने को मिलता है। बाद में धीरे धीरे क्या होता है, क्योंकि जब मतलब आपकी डेवलपमेंट नहीं होगी, आप मान लीजिए आप घर में हैं, आप देख रहे हो कि आपके भाई, बड़े भाई या छोटे भाई को बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, बहुत फैसिलिटी मिल रही है, और आपको ना मिले, है ना, फिर आप क्या करोगे, आप रिवोल्ट ही करोगे। ठीक है ना। तो उसी तरीके से यूएसएसआर में भी हो रहा था, तो कि यूएसएसआर ये देख रहा था कि जो और भी उसके अंदर जो यूएसएसआर के अंदर जो कंट्रीज थी, जो स्टेट्स थे, वो अपने आप में ही मतलब सक्षम थे, लेकिन वो उसमें एक असंतोष की भावना बहुत बुरी तरीके से फैल रही थी, क्योंकि वो उनके पास वो सेल्फ डेवलप नहीं कर पा रहे थे, वो तरक्की नहीं कर पा रहे थे, है ना। जहाँ अमेरिका नित नए कार निकल रही हैं, मोबाइल्स हैं, जैसे नए नए यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं, नए सब्जेक्ट, एमबीए का कोर्स ले लो आप। हम एमबीए 19 सेंचुरी में 1998 इस टाइम पे हमने एमबीए स्टार्ट किया, हमारे इंडिया में आई, जबकि 19 सेंचुरी से पहले ही एमबीए में मतलब एमबीए कोर्सेज आपको अमेरिका में स्टार्ट थे, है ना। तो इस तरीके से एजुकेशन के मामले में या और किसी के मामले में यूएसएसआर जो था वो अमेरिका से कहीं ज़्यादा पिछड़ा हुआ था। सिर्फ वेपन्स वगैरह के मामले में वो काफ़ी आगे था, क्योंकि रिसोर्सेज यूएसएसआर के पास अपने ओन थे, उसको किसी मतलब दूसरी कंट्री से सपोर्ट लेने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अमेरिका को थी। अमेरिका ने लगभग विश्व के आधे दर्जन से ज़्यादा कंट्रियों का सपोर्ट उसको प्राप्त था, जैसे कि उसने नाटो बना लिया, सीटो बना लिया, सेंटो बना लिया। इससे क्या हुआ, उसको व्यापार करने में, ट्रेड करने में बहुत ही आसानी हो गया, और उसके पास लगभग सारे के सारे जो टूल्स हम कह सकते हैं अपने आप को डेवलप करने के लिए, सारे टूल्स जो थे वो मौजूद थे। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक में भी कंप्लीट हो चुका है। आज हमने 2 टॉपिक किया, इमरजेंस ऑफ 2 पावर ब्लॉक, और उसके साथ साथ हमने अरेना ऑफ कोल्ड वॉर कर लिया है। तो आधा चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है लगभग। आगे ज़्यादा कुछ नहीं है। आगे हम नैम के बारे में जानेंगे, यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में। वो हम नेक्स्ट वीडियो में मैं करूँगी। बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। साथ में आपके नोट्स डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम है या आप कुछ मुझे एडवाइस करना चाहते हैं या कोई डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं तो आप मुझे जीमेल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख के बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।